नमस्कार। आज 16 अगस्त 2025 है। हमारे पास आज कई दिलचस्प स्रोत हैं जो भारत में हाल की गतिविधियों पर रोशनी डालते हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीक और समाज तक लगता है काफी कुछ चल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों को देखें तो एक एक तस्वीर सी उभरती है कि भारत कई मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सी बातें सबसे अहम हैं और उनके मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं उद्योग और अर्थव्यवस्था से। स्टील सेक्टर में एक बड़ी पहल हुई, भारत स्टील 2026 सम्मेलन की घोषणा। लक्ष्य है भारत को स्टील उत्पादन का कह सकते हैं ग्लोबल हब बनाना। और इसी से जुड़ी एक खबर है कि देश में प्रति व्यक्ति स्टील की खपत पहली बार 100 किलो पार कर गई है। ये क्या दिखाता है? हाँ, ये 100 किलो का आंकड़ा ना एक मनोवैज्ञानिक पड़ाव जैसा है। ये दिखाता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। हालांकि विकसित देशों के मुकाबले देखें तो ये अब भी कम है, पर ये बढ़ती घरेलू मांग का साफ संकेत है। अच्छा, ऊर्जा में दिख रहा है, खासकर सौर ऊर्जा में भारत ने 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये एएलएम लिस्ट के तहत हुआ है। ये एएलएम क्या है असल में, और 100 गीगावाट ये कितना बड़ा आंकड़ा है? ALM मतलब अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ये सरकार की एक लिस्ट है जिसमें सिर्फ भरोसेमंद घरेलू निर्माताओं के सोलर पैनल ही शामिल होते हैं। और 100 गीगावाट ये बहुत बड़ी क्षमता है। सोचिए 2014 में ये महज 2.3 गीगावाट्स थी। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि भारत सोलर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने और अपने 2030 के लक्ष्यों, वो जो 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा वाला लक्ष्य है, उसको लेकर कितना गंभीर है। अब भारत अपनी जरूरत के काफी सोलर पैनल खुद बना सकता है। तो ये आत्मनिर्भरता की बात हुई। अच्छा, अब तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। एविएशन में सस्टेनेबल फ्यूल की बात हो रही है। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को पहला ISCC कोर्सिया सर्टिफिकेट मिला है। ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? हाँ, ये तकनीकी जरूर है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। ISCC कोर्सिया एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन है जो गारंटी देता है कि विमान का ईंधन वाकई टिकाऊ स्रोतों से बना है, जैसे फसल के कचरे या इस्तेमाल हुए तेल से, और कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। इंडियन ऑयल को ये मिलना मतलब अब भारतीय एयरलाइंस भी ऐसा प्रमाणित पर्यावरण के अनुकूल ईंधन इस्तेमाल कर पाएंगे। ये क्लीन एविएशन की दिशा में एक बड़ा कदम है, कह सकते हैं। क्लीन एविएशन से स्पेस तक, एस्ट्रोफेल एरोस्पेस नाम की एक कंपनी वो दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट इंजन बना रही है, और उसे इसरो की मदद भी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर स्पेस में। बिल्कुल, एस्ट्रोफेल का IN स्पेस जो प्राइवेट स्पेस कंपनियों को बढ़ावा देने वाली संस्था है, उसके साथ समझौता करना ये दिखाता है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ इसरो तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं, और रीयूजेबल रॉकेट तकनीक तो भविष्य के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे लॉन्च सस्ते हो सकते हैं। सही कहा। तकनीक का एक और दिलचस्प इस्तेमाल वन्यजीव अपराध रोकने के लिए तमिलनाडु में हॉक सिस्टम। ये क्या चीज है? हाँ, ये केरल और कर्नाटक के बाद तीसरा राज्य बना है इसे अपनाने वाला। हॉक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और NTT डेटा ने मिलकर बनाया है। ये शिकारियों, अपराध के हॉटस्पॉट्स वगैरह को ट्रैक करने में मदद करेगा। मतलब तकनीक अब जंगलों की सुरक्षा में भी? हाँ, बिल्कुल, एक अहम भूमिका निभा रही है। अब कुछ सामाजिक और बैंकिंग से जुड़ी खबरों पर आते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान को 5 साल हो गए। क्या लगता है, ये अभियान कामयाब रहा है? देखिए, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इसकी पहुंच जबरदस्त रही है। 18 करोड़ से ज्यादा लोगों तक जागरूकता पहुंचाना, जिसमें 6 करोड़ युवा और 4 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। ये दिखाता है कि अभियान ने देश के कोने कोने तक दस्तक तो दी है। हालांकि जमीनी असर का मूल्यांकन तो लगातार करना होगा। बात तो सही है। और स्वास्थ्य बीमा में HDFC आर्गो और फोनपे की साझेदारी हुई है, खासकर मिसिंग मिडिल के लिए। ये मिसिंग मिडिल ये कौन है? मिसिंग मिडिल भारत की वो बड़ी आबादी है, मतलब करीब 40 करोड़ लोग, जो न तो गरीब कल्याण योजनाओं के दायरे में आते हैं और न ही आसानी से महंगा प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा खरीद पाते हैं। अच्छा, तो ये साझेदारी उन्हें फोन पे ऐप के जरिए सस्ता बीमा करीब 12 रुपए रोज से शुरू और सुलभ बीमा देने की कोशिश है। एक तरह से बीमा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक नया तरीका है। ये तो काफी अच्छी पहल लगती है।
बैंकिंग में आरबीआई चेक क्लियरिंग को और तेज कर रहा है सीटीएस के जरिए। इससे क्या बदलेगा आम आदमी के लिए? CTS मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अभी क्या होता है, चेक फिजिकली एक बैंक से दूसरे बैंक जाता है जिसमें वक्त लगता है। हाँ, लगता तो है। नए नियम के तहत चेक की बस डिजिटल इमेज से ही क्लियरिंग होगी और ये लगभग तुरंत हो जाया करेगी। मतलब चेक जमा करने के बाद पैसा खाते में जल्दी आएगा, बैंकिंग और तेज और कुशल बनेगी। चलिए, बढ़िया है। अब कुछ नियुक्तियां और खेल जगत की बातें। अभिनेत्री जीनत कुरैशी GCC भारत व्यापार आयुक्त बनी हैं। ये पहली भारतीय महिला हैं इस पद पर। जी हाँ, GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसमें खाड़ी के 6 देश आते हैं। उनका काम भारत के प्रीमियम उद्योगों जैसे लग्जरी सामान और GCC देशों के बाजारों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना होगा। ये भारत खाड़ी सहयोग का एक नया पहलू है। दिलचस्प। और खेल में भारत ने पहली बार एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप होस्ट की और रमेश बुधियाल ने कांस्य पदक भी जीता। हाँ, महाबलीपुरम में हुई ये चैंपियनशिप और इसमें कांस्य पदक जीतना भारत के लिए ऐतिहासिक है और इससे भारत को 2026 एशियाई खेलों का पूरा कोटा भी मिल गया है। अरे वाह! ये दिखाता है कि सर्फिंग जैसा खेल भी भारत में जड़ें जमा रहा है। और हाँ, शतरंज में चेन्नई के 19 साल के रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत की बढ़ती शतरंज ताकत का एक और सबूत। बिल्कुल। अंत में कुछ स्मरणीय और दुखद समाचार भी हैं। 14 अगस्त को 5वीं बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। हाँ, 2021 में घोषित ये दिन 1947 के बंटवारे के दर्द को याद करने और पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए है। स्रोत यही बताते हैं कि इसका उद्देश्य बिना किसी पक्षपात के उस ऐतिहासिक त्रासदी और उसके मानवीय असर को याद करना है। और 2 दुखद निधन भी हुए हैं। हॉकी ओलंपिक पदक विजेता डॉक्टर वेस पेस। हाँ, वे 1972 म्यूनिक ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य थे और लिएंडर पेस के पिता भी। खेल जगत के लिए बड़ी क्षति है। और भाषाविद नजातिलाल श्रीधरन भी नहीं रहे। जी, उन्होंने 4 द्रविड़ भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु को जोड़ने वाला एक अनूठा शब्दकोश बनाया था। वो स्वशिक्षित थे और उनका काम भाषाई विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आज के इन स्रोतों से कई बातें सामने आई। आत्मनिर्भरता पर जोर है, तकनीक का दायरा बढ़ रहा है, सामाजिक सरोकार भी हैं और खेल में नई उपलब्धियां भी। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि बदलाव कई स्तरों पर हो रहा है। अर्थव्यवस्था, तकनीक, समाज, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग रुझान भविष्य में कैसे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और कौन सी नई संभावनाएं या शायद चुनौतियां पैदा करेंगे। सही कहा। और सोचने वाली बात ये भी है कि जैसे AI और क्लाउड, स्पेस टेक, बेहतर कनेक्टिविटी, ये सब जब एक साथ आ रहे हैं तो ये भविष्य में हमारे काम करने और जीने के तरीकों को किस हद तक बदल सकते हैं, ये सवाल हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।